हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बिटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ का अध्याय 3.2 से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ी हुई उदाहरण को भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री फलनों के चिन्ह पढ़ने वाले हैं, यानी कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है, पिछले भी अगर आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा या 9 और 10th में भी पढ़ा होगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखा जाए तो आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। फिर आपका चौथे में जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी के बाकी नेगेटिव होते हैं, सभी के सभी नेगेटिव होते हैं। सभी का मतलब 6 ही ना होते हैं ना, तो हर आप देखेंगे हर चतुर्थांश में 2 पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। पहले में देखा जाए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, पहले में देखा जाए तो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में देखा जाए तो साइन और कोसेक, तीसरे में देखा जाए तो टेन और कॉट और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये होते कैसे हैं, यहाँ आज हम इसका प्रूफ करने वाले हैं कि वास्तव में यह होता कैसे है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर आपका एक चतुर्थांश दिख रहा होगा। चतुर्थांश बनने से पहले अगर आपके पास मान लीजिए अगर कोई नंबर लाइन है, जैसे कि एक्स डैश और एक्स एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन पर हम क्या कर रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद से हम उसको मिटा देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये आपका नंबर लाइन है एक्स डैश और एक्स। अभी ये इसको हम बनाए नहीं है, आपको ये अज्यूम करना है कि अभी ये बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका, अगर हम इस नंबर लाइन पर सिर्फ पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करें, पूर्णांक का मतलब 0 से लेकर सभी के सभी पॉजिटिव संख्याएं और पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, फिर 0 से लेकर सभी नेगेटिव संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं का कलेक्शन जो होता है पूर्णांक संख्या जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं वो होता है। चलिए यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और इस प्रकार ये इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर इधर आएंगे तो -1, फिर -2, फिर आपका -3 और फिर आपका -4 और फिर इधर -∞। ये आपका क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर हमने से पूर्णांक संख्या को निरूपित किया है। यदि इस नंबर लाइन को एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में यदि इसको हम घुमाते हैं और इस प्रकार घुमाते हैं कि दोनों अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये देखिए हमने क्या किया, इस नंबर का लाइन को लिया और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होता है, घड़ी इस दिशा में चलती है लेकिन इसका विपरीत दिशा जैसे इसके इस साइड हो जाएगा। हमने इस नंबर लाइन को एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमा दिया है कि यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब ये 0 से लेकर जितने भी ये संख्याएं हैं ये सभी के सभी ऊपर चले जाएगी और ये संख्याएं नीचे आ जाएगी, सही है ना। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप इसको ऐसे, ये आपका ऐसे है ना, अब इसको ऐसे मैं ऐसे घुमा दिया हूँ तो ये सभी के संख्याएँ ऊपर चली जाएगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी। तो यह कुछ इस प्रकार होगा 1, 2, 3 और ये 4 और ये इस प्रकार ये इन्फिनाइट तक, और ये -1, -2, -3, -4, -5, 4, 3, 2 और 1, ये सभी के सभी नेगेटिव संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा कि इधर यानी कि 0 से लेकर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव दिशा में यह आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जस्ट इसके विपरीत दिशा में ये वाली इस पर यानी कि इस रेखा पर प्रदर्शित जो संख्याएं होंगी वो नेगेटिव होंगी। इसी प्रकार मूल बिंदु से y अक्ष की ओर पॉजिटिव संख्याएं और इसके जस्ट विपरीत नेगेटिव संख्याएं होती है, ठीक है ना। अभी इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसे मिटा देता हूँ, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बताया है। ओके, ये लीजिए और ये लीजिए और मैंने इसको भी मिटा दिया इधर। एक काम करते हैं ना, इस पर इसको और अच्छे से हम लोग कर लेते हैं। ओके, और ये हो जाएगी ये और ये हो जाएगी ये। एक काम करते हैं हम इसको बना ही देते हैं फिर से, ठीक है ना। यहाँ देखिए शुरू से ही बना देते हैं ना ताकि डिस्टर्ब ना हो हमें। यहाँ से देखिए ये थी, यहाँ पर चतुर्थांश का निर्माण कैसे होता है आपने ये भी देख लिया कि चतुर्थांश का निर्माण कैसे होगा, ठीक है ना। नंबर रेखा से ही चतुर्थांश का निर्माण भी होता है, और ये आपका मूल बिंदु 0 था। अब यहाँ से समझने वाली बात बहुत ही अच्छी है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, तीसरे में कौन कौन से पॉजिटिव कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए अगर चाहिए, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है, अगर इस P बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे।
तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ से P बिंदु से y अक्ष के समानांतर यहाँ से लंब डालेंगे, इसको y अक्ष के समानांतर यहाँ से लंब डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ पर डाल दिया। फिर x एक्सिस से देखेंगे इसकी कितनी दूरी है, और फिर जो भी इसका क्वाड्रेंट होगा उसको निर्देशांक होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह मूल बिंदु से x इकाई दूरी पर है, कितने x इकाई दूरी पर है, और y अक्ष से यह y इकाई दूरी पर है, ठीक है। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x, y होगा, कितना x, y होगा, ठीक है ना। ओके, ये आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश है, और यह आपका तृतीय चतुर्थांश है, और यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना, चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। 4 चतुर्थांशों का निर्माण होता है सरल रेखा से। जब आपकी नंबर लाइन एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो वहाँ पर 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा किया कि एक मूल बिंदु से x इकाई दूरी पर और y अक्ष के समानांतर या y इकाई दूरी पर इस बिंदु के निर्देशांक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक को हमने x, y मान लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से O से P को मैं मिला रहा हूँ, ठीक है ना। P बिंदु जो भी होगा मूल बिंदु से दूरी हम इसकी देख रहे हैं कि इसके मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, यहाँ से, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी वह 1 इकाई है, कितनी, 1 इकाई है। तो मैं इसको 1 इकाई ले रहा हूँ, ओके। अभी तक हमने, अब आ गया, अब आपका सब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ बस आपको करना है, 5 मिनट में इस सब आप सीख जाएंगे। इस P बिंदु का निर्देशांक लिखना था, हमने क्या कहा, इस P बिंदु को y अक्ष के समानांतर हमने इसको मिलाया तो देखा कि यह और ये कितना है, y अक्ष से यह P इकाई दूरी पर है। उसके बाद से हमने देखा कि यह मूल बिंदु से x इकाई दूरी पर इस बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, मूल बिंदु से इस P के बीच की दूरी निकाला, जो हमने मान लिया कि यह आपके 1 इकाई है, ठीक है ना। तो इस P बिंदु के निर्देशांक x, y होगा, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, और ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि साइन x का मान याद करते हैं, साइन, और ये मान लीजिए अगर आपका थीटा है, बीच का कोण अगर मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं, कास्ट थीटा निकाल लेते हैं, टेन कॉट सेक और कोसेक भी निकाल लेते हैं। और चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश है तो सभी का मान प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है। साइन थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में कितना होगा, इसमें लिखा जाएगा। कॉस थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में इसमें लिखा जाएगा। टेन थीटा का मान, कॉट सेक कोसेक थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा। सेकंड चतुर्थांश में अभी जो हम निकालेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और तृतीय में यहाँ, चतुर्थ में हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, ये आपका है प्रथम चतुर्थांश में। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने का भुजा लंब, कर्ण की लंबाई कितनी है, 1 है, तो यहाँ से लंब बटा कर्ण कितना होगा, y बटा 1 होगा ना, इसका मतलब y हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। कास्ट थीटा का मान कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है x, कर्ण कितना है 1, तो कितना हुआ x बटा 1 इक्वल टू x। कास्ट थीटा का मान कितना हुआ, x, यहाँ से हो जाएगा। टेन थीटा का मान कितना होता है, y बट लंब बटा आधार, तो लंब कितना है y और आधार कितना है x, तो कितना होगा y भगे x, y और भगे x, ठीक है ना। काट थीटा का मान लंब आधार बटा लंब होता है x बटा y, x और भाग्य y। इसी प्रकार सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो 1/x हो जाएगा, 1/x। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब, तो 1/y, ठीक है ना। यानी कि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसका y है तो इसका 1/y। इसी प्रकार कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका कास का x है तो सेक का आपका 1/x हो जाएगा। टेन और काट रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी जो वैल्यू आ रहे हैं, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो वैल्यू आ रहे हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ओके। तो यहाँ प्रथम चतुर्थांश है और प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात हो रही है, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये तो प्रथम चतुर्थांश में हो गया। चलिए हम इसको सेकंड चतुर्थांश में इसको देखते हैं। तो सेकंड चतुर्थांश में मैंने यहाँ पर बना दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए मूल, यहाँ देखिए अगर मैं इस पर बिछाऊँ तो यह मूल बिंदु से इसकी कितनी इकाई दूरी पर है, x इकाई दूरी पर है, और ये आपका y अक्ष के समानांतर है, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, इस पार्टिकल का y अक्ष से जो दूरी है वो आपकी y इकाई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे जब इसको घुमाऊंगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा ना। और यहाँ से हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा साइन मिलेगा देखने को। तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपका P है ना, तो P आपका आ जाएगा कुछ यहाँ आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा P, और यहाँ से जो नहीं, ये तो ज़्यादा दूर हो रहा है ना, यहाँ कर लेते हैं ना, ये आपका हो जाएगा P, ठीक है ना। और इस P को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ, और इसको भी जब मैं इसको ड्रा करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ओके ओके, यहाँ देखिए, ये देखिए ये कितना हो जाएगा इकाई, चूँकि यह वाई एक्स के समानांतर है और वाई एक्स के समानांतर है, और वाई ये सभी के सभी पॉजिटिव संख्या हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा वाई। और ये क्या है, एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में आ गए हैं, ये आप सभी के सभी यहाँ पॉजिटिव थी जैसा कि हमने देखा था अभी संख्या रेखा पर, और इधर क्या था, एक्स अक्ष सभी के सभी एक्स के वैल्यू ऋणात्मक थे, यानी कि ऋणात्मक थे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा, और बीच का कोण ये थीटा, और ये आपका 90 डिग्री, और ये हम आ गए सेकेंड चतुर्थांश में आ गए हैं। तो यहाँ से आप साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक का मान देख लीजिए क्या हो रहा है, और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू निगेटिव होगी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होगी। ओके, यहाँ देखिए जो द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, साइन थीटा का मान क्या, और ये कितना है, 1 है ना, ये आपका 1 है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण y बटा 1 यानी कि y होता है, y हो जाएगा, आधार बटा कोण यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी कि माइनस वाई भगा एक्स हो जाएगा, और ये क्या होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है यानी कि माइनस एक्स भागे वाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें कौन कौन से वैल्यू पॉजिटिव और कौन कौन से वैल्यू नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक के वैल्यू क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव हैं, और बाकी सभी के सभी यानी कि 4 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं, कॉट, टेन, कॉट, सेक, कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये निगेटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें साइन और क्या होता है, कोसेक, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ओके, आप यहाँ से देख लिए हो। चलिए हम तीसरे चतुर्थांश में भी थोड़ा सा बात कर लेना। तो ये है आपका तीसरे चतुर्थांश, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये आपका बिंदु P है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैं इसको बना दिया हूँ। आपका क्या था, ये आपका तीसरे चतुर्थांश है ना, जो आपका कुछ इस प्रकार था, ये था। जब हम इसको पलटेंगे तो ये कुछ ऐसे था, पलटेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ देखिए ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, एक्स अक्ष के या निगेटिव साइन, निगेटिव दिशा है, विपरीत दिशा है, तो सभी के सभी वैल्यू निगेटिव होगी। और फिर ये वाला जो वैल्यू आ गया P का, वो भी आपका क्या आएगा, ये आपका ये वाला सभी के सभी निगेटिव है ना। तो इस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से लंब डालते हैं, और फिर हम यहाँ से भी लंब डालते हैं, ठीक है ना। वाई अक्ष से या कितनी सभी के सभी वैल्यू निगेटिव है, और एक्स अक्ष के समानांतर ये सभी के सभी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा सही से कर दूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। मैं इसको मिला रहा हूँ, और फिर मैं इसको मिलाऊँगा, किसको, मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस एक्स अक्ष का दिशा है ना, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ये आपका वाई डैश हो जाएगा। मूल बिंदु से एक्स डैश दिशा की ओर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं ना, सभी के सभी वैल्यू नेगेटिव होते हैं। मूल बिंदु से वाई अक्ष की विपरीत दिशा जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, P इसका देखा जाए अगर निर्देशांक बिंदु तो ये होगा माइनस एक्स कमा माइनस वाई, और इसका हो जाएगा माइनस एक्स और कमा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ तीसरे चतुर्थांश हम लोग बना लिए, ये बीच का कोण कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, या 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है ना। और ये इसकी इकाई दूरी कितनी है, 1 इकाई है, ठीक है। चलिए हम इसका तीसरे चतुर्थांश में हम इसका मान ज्ञात करते हैं, चूँकि ये तीसरे चतुर्थांश है ना, तो मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का मान क्या होगा, माइनस लंब बटा क्या होता है, कर्ण, तो लंब माइनस वाई, और कर्ण क्या आता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। कॉस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। टेन क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपन माइनस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा वाई भगा एक्स हो जाएगा। माइनस वाई अपन माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका वाई बाई एक्स। यहाँ देखिए कॉट क्या हो जाएगा, अब यही इसके जस्ट अपोजिट एक्स बटा वाई। सेक क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक,
सेक क्या होता है, आधार कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 1, आधार कितना है -x, तो क्या हो जाएगा -1/x। फिर आपका कोसेक क्या हो जाएगा -1/y। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश की अगर बात किया जाए तो यहाँ देखिए काट और टेन और काट दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और तीसरे चतुर्थांश में टेन और काट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नेगेटिव होती है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से इसको बता सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं, टेन और जो होते हैं कॉट थीटा, यही सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चतुर्थांश बना लेना। तो ये कैसे बनेगा चतुर्थांश, मैं कुछ इसको यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे था -x और -y, अब जब इसको पलटेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में पॉजिटिव संख्याएं और मूल बिंदु से यह हो आपकी y अक्ष की दिशा में y अक्ष के विपरीत दिशा में नेगेटिव संख्याएं आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ आपका इस प्रकार बनने वाला है, ये और ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार, ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना वैल्यू, ये तो आपका x है और ये आपका -y, और ये p का क्वाड्रेंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा -x, y, और इसका बीच का कोण ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये इसके बीच की दूरी कितनी है 1 है, आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं। चतुर्थांश में अगर देखा जाए चतुर्थांश में, तो इसका हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, साइन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लंब बटा, ये देखिए लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा -y/1 यानी कि -y, आधार बटा कर्ण यानी कि x बटा 1 इक्वल टू हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 10 -y बटा x, तो -y हो गया x, और काट में देख लिया जाए तो काट में क्या होता है x भागा -y हो जाएगा, और सेक में देख लिया जाए तो क्या होता है आधार भागा कर्ण होता है, आधार कितना है x, कर्ण कितना है 1, तो कितना हो जाएगा x 1/x। कर्ण बटा आधार होता है ना, सेक कर्ण बटा आधार होता है, तो 1/x होगा ना, और फिर ये हो जाएगा -1/y। अब चतुर्थांश में देखा जाए तो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, आप यहाँ से बता सकते हो। यहाँ देखिए ना, ये क्या है, किसका मान है कॉस का, और इसमें कोई पॉजिटिव है, ये है, ये किसका मान है सेक का, यानी कि चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। ओके, तो आप यहाँ से मैं लिख देता हूँ सेक और कौन से हैं कॉस, ये दोनों के दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो जैसा कि हमने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था कि प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इस चतुर्थांश में ये नेगेटिव होते हैं, तो ये आता कहाँ से है, वो यहीं से आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ करना अच्छी बात है, अगर आपने समझ लिया तो प्रूफ भी कर लेंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री फलनों के चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फलन, ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन के बारे में अच्छे से देख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फलनों के प्रांत और परिसर क्या होते हैं। एक बात बताएं, प्रांत और परिसर बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना कि आप कहेंगे कि यार सच में प्रांत और परिसर, जैसा कि पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में प्रांत और परिसर के बारे में, और यहाँ से भी हम उसको कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये सब प्रूफ था, प्रूफ आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। याद करने के कुछ और भी विधियाँ हैं, जैसे ऑल, एस, टी और सी। ऑल का मतलब प्रथम चतुर्थांश, ऑल यहाँ देख लीजिए, याद करने की विधि ऑल, एस, टी और ये है सी। ये आपका लिए प्रथम चतुर्थांश, और ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश के लिए है, ठीक ना। साइन, अब इन सब का रेसिप्रोकल भी आपको मालूम होना चाहिए। ये ऑल का मतलब सभी के सभी पॉजिटिव हैं प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। यह क्या है, एस का मतलब होता है साइन, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम ये बता रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं बता रहे हैं। तो ऑल मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव, टी का मतलब होता है टेन और कॉट तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव, और इसी प्रकार सी का मतलब होता है कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो।
तो इतना करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप ये जानते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होता है, किस चतुर्थांश में कौन सा वैल्यू नेगेटिव होता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो मुझे जो बताना था वो सिर्फ यही था, ओके। और इसमें कुछ खास है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये आपका तीसरे चतुर्थांश है ना, इसका उपयोग बहुत अच्छा होने वाला है इसके जस्ट 2 एक्सरसाइज के बाद में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। अच्छा एक बात बताइए, चलिए हम एक और चीज़ बता देते हैं। एक चीज़ क्या है उसको देख लेते हैं। ये आप जान गए ना, यहाँ देखिए ये हालांकि बतानी नहीं चाहिए, ये आपको बतानी चाहिए अगले वाले चैप्टर में, वहाँ से इसका थोड़ा सा तुलना है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए बताता हूँ ताकि वहाँ से आपको अच्छे से मालूम हो। अगर आपके पास यहाँ दे दे tan थीटा का मान 4/3 और आपसे ये कह दे कि tan थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, तो अन्य त्रिकोणमितीय रेशियो जो होते हैं उसका मान फाइंड आउट करना है। यानी कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा है, टेन और काट को छोड़कर सेक कोसेक क्या होगा इसका मान। तो याद रखिएगा तीसरे चतुर्थांश में दिया है क्या होता है, यह 4/3 है। इसका मतलब क्या है कि 4 x अक्ष पर प्रदर्शित होगा। अच्छा ये टेन थीटा के बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और तीसरे चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो लंब इसमें कौन है, ये है, आधार कौन है, ये है। आपको मालूम होगा कि इसमें tan थीटा बिलोंग करता है। तो यहाँ बताइए x एक्सिस तो यहाँ पर यानी कि जो इसका आधार होगा उसको तो निगेटिव होना चाहिए, यानी कि 3 को तो यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 पॉजिटिव है। 4 क्या है आपका, 4 आपका लंब है, तो लंब आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, लेकिन लंब तो यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये कैसे संभव है, तो ये संभव है वास्तव में। इसकी जगह पर ये तो आप कर लिए होंगे ना, इसकी जगह पर आपका -3 ही है, ठीक है ना, और इसकी जगह पर आपका -4 ही है, ठीक है ना। और जब यहाँ से आप tan थीटा का मान फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा -4 अपान -3, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 4/3। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा का मान आप यहाँ से ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण यानी कि -4 होगा। अब कई क्या होते हैं कि यहाँ से जब tan थीटा का मान इधर दिया है 4/3, तो वो ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे डायग्राम बना लेंगे और देखेंगे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मान 5 होगा पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, 4/5 निकाल लेंगे, ठीक है ना। 3 4 5 होना ना, 3 4 5 होता है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये 1 नहीं रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वो निकाल लेते हैं 4/5 साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, लेकिन साइन थीटा का मान जब ये तीसरे चतुर्थांश में है तो -4/5 होगा, 4/5 नहीं होगा। इसी प्रकार कॉस के लिए वो गलती करते हैं, इसी से निकालते हैं 3/5 कॉस के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए जब tan थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में, तो उसके लिए cos थीटा का मान -3/5 होगा, ना कि 3/5 होगा। तो ये बहुत सारे मिस्टेक जो वो करते हैं, तो इसको हमको पढ़ना है अगले प्रश्नावली में, तो वहाँ से इसको और भी डिटेल से कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये पढ़ना था त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह, जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं पढ़ने त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर क्या होते हैं, इसके पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलनों के यहाँ पर साइन क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया था कि त्रिकोणमितीय फलन में जो होता है, त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चौथे क्वाड्रेंट में, इसका साइन क्या होता है इसके बारे में अच्छे से हमने देखा है। इसी की मदद से हम यहाँ पर प्रांत और परिसर को ज्ञात करने वाला है। एक नए तरकीब से, एक नए तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं और बहुत ही ईजी वे से कोई भी इसको सीख सकता है। हालांकि ज़्यादा बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम होता है, फलन और समझ में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन प्रांत और परिसर जब हम त्रिकोणमितीय रेशियोज का फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैसे दूर हो जाएगी आइए देखते हैं। ये है आपका जो हमने त्रिकोणमितीय फलनों के साइन पढ़ा था, ये वाला है। इसी की मदद से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने बना दिया है क्या, 0 से 90 डिग्री के लिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय रेशियोज के वैल्यू क्या होते हैं ये बना दिए हैं, ताकि इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर प्रांत और परिसर को अच्छे से ज्ञात कर सकें। हम ये देखना चाहते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। 0 से 90 डिग्री के लिए देखेंगे। इसी प्रकार 6 के जितने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना इसके लिए देखेंगे। फिर सेकेंड चतुर्थांश में यानी कि 90 से 180 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मिनिमम वैल्यू क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। इसी प्रकार 180 से 270 और 270 से 360 के बीच में अगर यहाँ देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्या क्या होते हैं।
तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या होते हैं। यहाँ देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में सबसे मिनिमम मान साइन का क्या है, 0 है। मैक्सिमम मान कितना है, 1 है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1, यानी कि जो भी संख्याएं आएंगी वो 0 और से लेकर 1 तक ही आएंगी और उसके बीच की सभी संख्याएं आ सकती हैं। मिनिमम मान उसका 0 होगा, मैक्सिमम मान 1 होगा। कहाँ तक के लिए, 0 से लेकर 90 डिग्री के लिए। किसका मान, साइन थीटा का मान। मिनिमम अगर पूछा जाए तो 0, मैक्सिमम पूछा जाए तो 1। ठीक है ना। यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ा, 0 से 90 डिग्री, और सॉरी 0 से कितना होता है, 1 होता है। 0 से 1 तक होता है, ठीक है ना, 1 तक होता है। ये आपका क्या है, से है, ठीक है ना। ओके, इसी प्रकार कास का देखा जाए तो कास का क्या होता है, 1 से लेकर 0 तक होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका 1 से 0 तक होता है। मिनिमम वैल्यू इसका होता है कास थीटा का 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका ही 1 होता है, जैसा आपका साइन में होता है। 10 में देखा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कुछ भी, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक इसका मान होता है। इसी प्रकार काट का देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट। 10 और काट की रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए तो ये होता है 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 0 ना, इसका मतलब इनफाइनाइट से 0। आप कुछ भी मत लिख दीजिएगा, 0 से इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट से 0। इसी प्रकार सेक का देखा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। कोसेक का देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट से 1 तक, ठीक है ना। ओके, ये दर्शाता क्या है, बहुत सारी चीज़ यहाँ से छुपा हुआ है। अब मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, प्रथम चतुर्थांश जो कि होता है 0 से 90 डिग्री के लिए, उसका मिनिमम वैल्यू सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप देखकर लिख सकते हैं। अब यही वैल्यू कौन, ये आपका थोड़ा सा सही से लिख दे इसके में, यह आपका है 0 से 1, ठीक है ना, 1। अब यही मान, कौन मान, 0 से 1 तक की वैल्यू जो भी होंगी, 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू 1/2, 1/2, 3/2, 1, 0। अब यही सारी के सारी वैल्यू रिपीट करते हैं दूसरे चतुर्थांश में, यही रिपीट करते हैं तीसरे चतुर्थांश में, और यही रिपीट करते हैं चौथे चतुर्थांश में। पहले और दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ देखिए पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही संख्या अब ये 1 से 0 तक रिपीट करेगा। पहले बढ़ता है 0 से बढ़ता है 1/2, 1/2, रूट में 3/2 और ये 1, यानी कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब ये जो संख्याएं सेकेंड चतुर्थांश में, ये संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, रिपीट करने लगती हैं। यानी कि अभी 1 से 0 फिर तीसरे चतुर्थांश में आएगी, यही संख्या रिपीट करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में यह निगेटिव हो जाएंगे, तो वो -1 से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार चौथे संख्या में यही संख्याएं रिपीट करने वाली हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरे चतुर्थांश में देखा जाए तो ये 0 से 1, तो ये 1 से 0 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यही जब और ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट से अब ये 0 हो जाएगा, यही संख्या रिपीट करेगी। और ये क्या होगा, यहाँ से 0, इनफाइनाइट से 0 है ना, अब ये हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये 1 से इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इनफाइनाइट से 1 है ना, अब ये 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। यही संख्या बस रिपीट करेगी, 1 से इन्फिनाइट के बीच वाली सभी के सभी संख्या रिपीट करेंगे, और 1 और इन्फिनाइट भी हो सकता है। तीसरे चतुर्थांश में देख लेते हैं ना। तीसरे चतुर्थांश में यह देखिए क्या है, -y, ये संख्या सब रिपीट करेंगे ना, y, x, y/x, y/x, सभी रिपीट करेंगे, भले साइन अलग अलग है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन होता है निगेटिव। क्या साइन होता है आपका निगेटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होगा। तो अब ये संख्या रिपीट करेगी, 0 से लेकर 1 तक तो रिपीट करेगी, लेकिन निगेटिव वैल्यू के साथ। और जब निगेटिव, यहाँ देखिए थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से समझा दूँ तो काफ़ी बेहतर रहेगा। ये आपका है संख्या रेखा है, यह आपका है संख्या रेखा है, ठीक है ना, संख्या रेखा है। यह आपका 0 है, 1 है, 2 है,
3 है और इस प्रकार ये इन्फिनिट है। ये आपका -1 है, -2 है, -3 है और ये आपका माइनस इन्फिनिट है। संख्या का हाँ मैक्सिमम इसका मान कितना होता है, मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, यानी कि ये साइन थीटा का मान 0 से लेकर 1 ये आएगा। अब यहाँ मिनिमम मान देख लेते हैं, तो मिनिमम मान तृतीय चतुर्थांश में होता है और ये जाता है कहाँ से, ये आपका 0 से 1 तो होगा, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में 0 से 1 तो होगा, 1 से 0 हो गया ना, अब 0 से 1 होगा, लेकिन याद रखिएगा ये क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा -1 से 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से -1 यानी कि 0 से -1 ये वाला बीच वाली संख्या हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम मान इसका कितना हो जाएगा, -1 और मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप समझ गए ना। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। तो तृतीय चतुर्थांश में 0 से -1 इसका मान होता है। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, वो भी आपका निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -1 से 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे अच्छे से कर सकते हो। इसी प्रकार ये है, प्रथम चतुर्थांश में कॉस आता है पॉजिटिव, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में कॉस आता है निगेटिव, तो यह 0 से -1 हो जाएगा। फिर आपका 1 से 0 और 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, कास माइनस होता है ना, तो ये -1 से 0 हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में ये पॉजिटिव होता है, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया है। इसी प्रकार ये भी संख्या रिपीट करेंगे, तो पहले मैं संख्याएं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद साइन को देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट से 0 हो गया ना, तो 0 से इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट से 0, फिर इसी प्रकार इनफाइनाइट से 0, 0 से इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट से 0 और ये आपका 0 से इनफाइनाइट। इसी प्रकार ये है 1 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1, तो 1 से इनफाइनाइट और ये आपका इनफाइनाइट से 1। अब यहाँ देख लेते हैं, इनफाइनाइट से 1, 1 से इनफाइनाइट, फिर ये इनफाइनाइट से 1 तृतीय चतुर्थांश में भी यही होगा और ये 1 से इनफाइनाइट चतुर्थ चतुर्थांश में यही होगा। अब इसके साइन को देख लेते हैं। tan थीटा का मान प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव है, दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव, ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में निगेटिव, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा। सिंपल है, कर सके है ना। अब यहाँ देखिए कॉट के देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव यानी कि यह इनफाइनाइट से 0, सेकेंड चतुर्थांश में निगेटिव रहता है यानी कि 0 से माइनस इनफाइनाइट, ये आपका माइनस इनफाइनाइट। फिर ये आपका तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव, चतुर्थ चतुर्थांश में निगेटिव, तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0। यहाँ देखिए सेक के देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव, तो ये आपका इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से माइनस निगेटिव -1। ओके, इसी प्रकार ये भी तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव, तो -1 से माइनस इनफाइनाइट ये भी हो जाएगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव यानी कि इनफाइनाइट से 1। कोसेक का देख लीजिए, प्लस प्लस पहले और दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 और चतुर्थ में भी होता है निगेटिव, तो -1 से माइनस इनफाइनाइट। सिंपल है। इस प्रकार आप साइन को भी देख सकते हैं कि किस चतुर्थांश में या कितने एंगल के बीच में कौन सी वैल्यू निगेटिव आएगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और उसका बीच का एंगल क्या होगा, सभी के सभी आप याद कर सकते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है। अब हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो प्रांत है और परसर है, तो प्रांत और परसर को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रांत और परसर की बात करते हैं, साइन थीटा का प्रांत क्या होगा और इसका परसर क्या होगा। यहाँ सबसे पहले फलन तो लिख लेना, त्रिकोणमितीय फलन है ना, तो फलन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रांत देखते हैं, फलन ऑफ एक्स का देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन थीटा के रूप में लिख लेगा, चलिए थीटा के रूप में लिख लेते हैं। फलन ऑफ एक्स का मतलब वास्तव में होता है वाई होता है, ठीक है ना। यहाँ x के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, यानी कि थीटा के जगह पर यहाँ कुछ भी रखेंगे तो ये प्रांत और परसर के लिए क्या बनेगा। यहाँ देखिए, अगर थीटा और y के लिए हम यहाँ बनाना चाहें तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, साइन 0 का मान 0 और इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है ना। थीटा का मान अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ से y का मान हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। 45 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। अगर इसकी जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और इसकी जगह पर अगर 90 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका मान। ये आपका क्या है, प्रांत का मान है, ठीक है ना, और ये आपका किसका है, परिसर का मान है। यानी कि यह 30 मिल रहा है, ये इसका प्रतिबिंब ये मिल रहा है, फलन में इसका प्रतिबिंब ये मिल रहा है, इसका प्रतिबिंब ये मिल रहा है और इसके बीच में कोई फलन इस प्रकार परिभाषित है, f टेंस टू, आप चाहें तो थीटा टू x, x टू थीटा लिख सकते हैं, थीटा से y में ये परिभाषित है, ठीक है ना।
तो चाहें तो आप इसका फलन को इस प्रकार लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ हुई वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच वाली वैल्यू है। अगर हम 90 से लेकर 180 वाले के बीच में आएंगे तो भी साइन आपका पॉजिटिव होगा। 90 से लेकर आपको सबसे पहले 180 से 270 के बीच में साइन नेगेटिव होगा। अगर उसमें भी अगर 170 से लेकर 360 डिग्री लिखे तो इसमें भी आपका साइन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका सिर्फ 0 से 90 डिग्री वाला बीच में है। तो इसका प्रांत यानी कि इसमें थीटा का मान आप क्या क्या रख सकते हैं वो आपका प्रांत होगा। और थीटा का मान रखने के बाद वाई के कितना मान प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या मान प्राप्त हो सकते हैं और किसके बीच में मान प्राप्त हो सकते हैं, वो आपका परिसर होगा। तो हमें परिसर ज्ञात करना होता है और प्रांत ज्ञात करना होता है सर। तो यहाँ देखिए, अगर हम x का क्या क्या मान रख सकते हैं, तो x का मान हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, जिससे जो आपका y यानी कि परिसर का मान आएगा वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ देखिए 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो भी मान सबसे पहले 0 से 1 यानी कि यह आपका है 0, और साइन थीटा का मान 0 से 1 यानी कि ये आ सकता है 0, मिनिमम मान मैक्सिमम 1 आ सकता है। और जो इसका आया है 0 से -1 यानी कि ये आपका -1, 0 से -1 यानी कि यहाँ तक आ सकता है। यानी कि इसका मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान इसका कितना है 1, और यही इसका क्या हो जाएगा, आपका परिसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं प्रांत और परिसर की बात कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा प्रांत और ये मैं बात करूँ परिसर, ठीक है ना। तो प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जबकि जो परिसर आएगा, रेंज आएगा, वो आपका -1 से लेकर 1 तक ही होगा। किसके लिए, साइन थीटा के लिए हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो साइन थीटा के लिए मिनिमम मान आप यहाँ से देख सकते हैं, मिनिमम मान कितना है, कम से कम मान -1 है, अधिक से अधिक मान कितना है आपका +1 है। तो इस प्रकार आप इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 से लेकर +1 तक इसका रेंज होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का देखा जाए, यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा को देखूँ, f(x) = कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए थीटा के वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, तो थीटा के वैल्यू कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। कैसे, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी पॉजिटिव है, फिर आपका 90 से लेकर 180 डिग्री तक नेगेटिव वैल्यू होती है कास का। तो इस प्रकार कास का कोई भी मान आप रख सकते हैं, चाहे 150, 1050, 2050, 3050, -3050, 200, -250, -150, कोई भी वास्तविक संख्या r के लिए रख सकते हैं। तो इसका प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या आ जाएगा, और इसका जो परिसर आएगा यानी कि रेंज आएगा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 है, मिनिमम वैल्यू कितना है -1 है। तो इसका कितना आएगा परिसर, -1 से लेकर 1 तक इसका भी परिसर आएगा। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू और कास, साइन और कास का प्रांत और परिसर समान होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा f(x) = tan थीटा की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए f(x) का मतलब क्या होता है, y होता है। तो चलिए हम इसका मान ज्ञात करते हैं, y होता है ना, तो वो लिखने से कोई फायदा नहीं है। tan थीटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, या किसके जगह पर लिखा गया, फलन ऑफ x के जगह पर लिखा गया। अब यहाँ देखिए फलन ऑफ x के जगह पर लिखा गया है, यह जो फलन है वो परिमेय संख्या का फॉर्म में है, और जब कोई फलन परिमेय नंबर के फॉर्म में होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि हर जो होना चाहिए उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, जो कास थीटा हो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, और 0 कितने डिग्री पर आता है, कास में 90 डिग्री पर आता है, और 90 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो π/2 आता है। यानी कि कास थीटा का मान π/2 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से π/2 पर से काम नहीं चलेगा, यह तो आपका है नेगेटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। नेगेटिव वैल्यू में भी कास 0 का मान अलग अलग थीटा के मान पर उसका मान 0 आता है। यानी कि ये तो सिर्फ थीटा बराबर कितना, थीटा के 90 डिग्री मान के लिए कास का मान 0 आ रहा है, लेकिन माइनस वैल्यू वाला भी होता है, इसके बाद और भी होते हैं। यानी कि थीटा के किस वैल्यू के लिए कास का मान 0 होता है, उन सभी वैल्यूओं को छोड़कर आपका जो बचेगा वही आपका क्या बच जाएगा, इसका प्रांत बच जाएगा। तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, थीटा के जो वैल्यू होता है वो होता है वो होता है आपका क्या होता है 2n+1, और ये होता है π/2 होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ इसका जो मान होता है ना, कास थीटा का मान अगर देखा जाए
तो कास थीटा के किन किन वैल्यू के लिए पूछेगा कि थीटा के किन किन मानों के लिए कास का मान 0 होता है। तो थीटा के इन मानों के लिए कास का मान 0 होता है जहाँ n बिलोंग्स टू कोई भी z रख सकते हैं, कोई भी, यानी कि n की जगह पर 1 रखिए तो इसका मतलब 3π/2 होगा, 2 रखे 5π/2 होगा, अगर इसकी जगह पर 3 रखे तो 7π/2, 9π/2, 11π/2, इसके जगह पर अगर -1 रखते हैं तो -π/2, -1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा -π/2, फिर आपका -2 रखते हैं तो ये आपका -3π/2, यानी कि विषम π/2 के लिए, थीटा का मान विषम π/2 के लिए कास का मान क्या होता है 0 होता है, इतना याद रखिएगा। तो इसका जो प्रांत होगा, प्रांत क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है लेकिन इसको छोड़कर 2n+1 π/2 को छोड़कर कोई भी हो सकती है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा के लिए जो प्रांत होगा वो कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 2n+1 π/2 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है। अब इसका आया परिसर के बारे में कि इसका परिसर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए कास थीटा tan थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, और माइनस में देख लेते हैं, माइनस में -इन्फिनिटी और ये 0, यानी कि ये देखिए 0 से लेकर ये सारी के सारी इन्फिनिटी वैल्यू और फिर -इन्फिनिटी से लेकर सारी की सारी वैल्यू 0, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या यहाँ से दर्शा सकते हैं कि इसका कोई भी वास्तविक नंबर इसका परिसर हो सकता है, और चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, इस प्रकार आप इसे दर्शा सकते हैं। अब आता है आपका f(x) 10 हो गया ना, उसके बाद से cot थीटा आता है। cot के लिए आपको क्या चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं f(x) = cot x को cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यह भी आपकी परिमेय संख्या के फॉर्म में आ गई ना, परिमेय फलन के फॉर्म में आ गई है। तो हमें इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, साइन थीटा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 के बराबर मतलब 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए। अब थीटा के किन किन मान, ये तो आपका है सिर्फ 0 डिग्री के लिए है, बाकी आपका देखा जाए तो पाई पर भी साइन का मान 0 होता है, 2 पाई पर भी होता है, 3 पाई पर भी होता है, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, यानी कि इसमें कोई भी पाई अगर लिख ले, चाहे सम या विषम, यानी कि पाई के प्रत्येक मान के लिए थीटा साइन थीटा का मान 0 होता है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं n पाई, साइन के n पाई के लिए इसका मान क्या होता है 0 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू n पाई, जहाँ n किस में बिलोंग्स करता है, z में बिलोंग्स करता है। आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब वास्तव में होता क्या है, जो आपका x है वो आपका क्या है, प्रांत है। तो x का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, आपका कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन n पाई को छोड़कर, n की जगह पर 1 रखिए, 2 रखिए, 10, 20, 30, 50 कुछ भी रखिए, उसको छोड़कर बस इसका जो मान आएगा वो n पाई को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अगर इसका प्रांत पूछा जाए तो प्रांत कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन n पाई को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या होगी। अब इसका परिसर देख लेते हैं cot थीटा का। cot थीटा का मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ से पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू कितना होता है -इन्फिनाइट, और इसका एकदम मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, यह आपका -इन्फाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगी, और चाहे आप लिख सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। कोई भी वास्तविक संख्या लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए ना तो कोई भी वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप लिखिए अच्छा रहेगा, -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, -इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। cot और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इसका होता है। दूसरा चलते हैं f(x) = sin cos tan cot। अब हम सेक पर चलते हैं। अब देखिए सेक को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इसमें भी cos क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यही इसका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। सेक के लिए यही प्रांत बनेगा। तो कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़कर, ठीक है ना। अब इसका परिसर क्या बनेगा, यहाँ परिसर को अच्छे से समझ लीजिए। सेक का परिसर देखिए, मिनिमम मान कितना है -1, मैक्सिमम मान कितना है, यहाँ से मैक्सिमम मान है इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ देखिए -इन्फाइनाइट से इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए -इन्फाइनाइट से -1, इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ।
यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिट से है -1 ये वाला है। फिर देखिए यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट, यानी कि ये 1 से इनफाइनाइट ये वाला है, ठीक है ना। यानी कि ये खंड खंड में बच चुका है। तो इसका जो मिनिमम इसका जो प्रेशर आएगा वो माइनस इन्फिनिट से -1 और फिर यहाँ से 1 से इनफाइनाइट आएगा। एक बात यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 1 और 1 के बीच में सेक थीटा का मान नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेशर लिख देता हूँ। प्रेशर क्या होगा माइनस इन्फिनिट से -1। देखिए इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट देखिए हम यहाँ गलती कर दिए हैं। इनफाइनाइट में हमेशा छोटा कोष्टक लगाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर यूनियन का मतलब योग, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट, और इसमें भी इनफाइनाइट पर हमने लगा दिया यहाँ पर, ये छोटा कोष्टक होगा और ये भी क्या होगा छोटा कोष्टक होगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट में कभी भी बड़ा इंटरवल नहीं लगाया जाता है, हमेशा जो छोटा इंटरवल लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा। एक यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका जो सेक का मान होता है कि -1 से 1 के बीच में इसका मान होता ही नहीं है। -1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन -1 और 1 के बीच में इसका मान नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से मैं इसको समझा रहा हूँ। ये देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए ये 3 है 4 है, तो इसमें कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम सेक का मान निकालते हैं। ये सेक, ये आपका थीटा है, मान लीजिए सेक थीटा। तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ देखिए सेक के लिए क्या होगा कर्ण बटा आधार होता है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा /4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 से हमेशा ज़्यादा आएगा, इसलिए इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा आता है, 1 से कम नहीं आता है, ठीक है ना। और 1 से ही ज़्यादा आएगा, 1 से कम नहीं आएगा, इसलिए 1 और -1 के बीच में इसके कोई भी मान नहीं आता है। साइन थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही क्यों आता है, बड़ा क्यों नहीं आता है। 1 आ जा सकता है, 0 आ सकता है, तो 1 से बड़ा क्यों नहीं आता है। पाइथागोरस प्रमेय से उसको भी देख लीजिए। यहाँ से जब आप साइन थीटा का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1 से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि 5 जो हर है वो क्या है 3 से बड़ा है, इसलिए सॉल्व करने पर इसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो आप देख रहे हैं ना 1 से छोटा है, वो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है ना, बीच में आएगा। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 1 से छोटा भी आ सकता है। तो हमेशा 1 से छोटा इसका मान आता है। इसी प्रकार अब हम चलते हैं f(x) sec x हो गया ना। अब हम कोसेक पर भी थोड़ा सा चलते हैं। कोसेक थीटा में यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, इसको एक और तरीका होता है लिखने का। आप लिख सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में आएगी, तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 1 और -1 के बीच में ही आएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 to 1, तो ये भी आपका सही होगा, ये आपका गलत नहीं है। चाहे तो आपका प्रेशर ऐसे भी लिखा जा सकता है। या कोसेक के लिए देख सकते हैं। कोसेक को भी हम लोग 1/sin लिख सकते हैं। इस कंडीशन में साइन का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका यही केस बनेगा। तो इसके लिए भी जो आपका प्रांत बनेगा वो आपका क्या होगा, r कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन n पाई को छोड़कर हो सकती है, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या यहाँ पर रख सकते हैं n की जगह पर। इसके लिए यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से इसका परिसर क्या बनेगा, तो परिसर यहाँ देखिए कोसेक है ना, ये देखिए -1 से -इन्फिनिट, यानी कि -इन्फिनिट से -1। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, ये वाला -इन्फिनिट से -1, और फिर यहाँ देखिए 1 से इन्फिनिट, ठीक है ना, 1 से इन्फिनिट ये वाला। तो इसका भी जो परिसर बनेगा वो परिसर आपका क्या बनेगा, जो सेक वाला है वही बनेगा। तो सेक वाला क्या है आपका भैया, सेक वाला का परिसर यही था, -इन्फिनिट से -1, और ये आपका यूनियन, और यहाँ से 1 से इन्फिनिट, ठीक है ना। तो कोसेक और सेक का जो बनता है वो एक समान बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शायद आप तो ये हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर को अच्छे से देख लिया है। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये भी देख लिया है, कौन सा वैल्यू किस चतुर्थांश में है और उसमें का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, ये भी आपने अच्छे से देख लिया है। और यहाँ से मैंने आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम की मदद से भी आपको प्रांत और परिसर को ज्ञात करना सिखा दिया है। तो इस प्रकार इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये आपका है प्रांत का मान है, ये आपका हो जाएगा
ये प्रांत का मान हो जाएगा, यहाँ से प्रांत होगा और ये आपका परिसर है। तो आप इसे अच्छे से सुव्यवस्थित क्रम से लिख सकते हैं। तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और हम बढ़ेंगे अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर।